बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही मेरी? जी सर, यस सर, शो हो रही है। अच्छा जी, टिश्यू प्रोसेसिंग हमने देखना है। किसी का आइडिया है किसी को कि टिश्यू प्रोसेसिंग होती क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो हिस्टोपैथोलॉजी की डेफिनेशन देख लें कि हिस्टोपैथोलॉजी क्या है। थोड़ा सा नाम से भी जाहिर है, हिस्टो, पैथ और लॉजी। अब जरा बताएं इसका क्या मतलब होगा। सर हिस्ट्रो मीन हिस्ट्री, पैथोलॉजी डिजीज, डिजीज की किसी की कोई पेशेंट है डिजीज्ड है, उसकी हिस्ट्री पे कि वो कितनी देर से बीमार है, क्या क्या उसने टेस्ट करवाए हैं, क्या प्रोसेस है, उसकी स्टडी को। अच्छा जी, नहीं ऐसे नहीं है हिस्टो। जी जी, स्टडी ऑफ टिश्यूज, हाँ जी हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक हिस्टो बात मीन है। टिश्यूज। हिस्टो मीन्स टिश्यू, यस। साइटो और हिस्टो दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हिस्ट्री नहीं इसका एब्रीवेशन, साइटो और हिस्टो दो चीज़ें हैं। साइटो जो सेल्स की स्टडी है और हिस्टो जो है वो स्टडी ऑफ टिश्यूज़ है। पैथ आगे डिजीज़ है और लॉजी उसकी स्टडी है। तो इसको हम कहते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज़ ऑफ द टिश्यू विच इन्वॉल्व्स एग्जामिनेशन ऑफ द टिश्यू एंड सेल्स अंडर ए माइक्रोस्कोप। ठीक है जी, इसमें टिश्यूज़ का एग्जामिनेशन किया जाता है टू स्टडी एनी चेंज और डिजीज अंडर माइक्रोस्कोप। इसको हम कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। इसमें जी हिस्टोपैथोलॉजी की जो टेक्निक्स हैं उसमें सबसे मेन रोल उसकी टिश्यू प्रोसेसिंग का है कि टिश्यू को प्रोसेस कैसे किया गया है। अगर टिश्यू सही प्रोसेस हुआ होगा तो उसके ठीक रिजल्ट आएंगे, अगर प्रोसेस ही ठीक नहीं हुआ तो उसके रिजल्ट्स भी आर्टिफैक्ट्स आ सकते हैं या फॉल्स नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव हो सकते हैं। अच्छा, फॉल्स नेगेटिव होता है जी कि एक्चुअली वो रिजल्ट नेगेटिव नहीं था लेकिन हमें कोई भी एरर की वजह से वो नेगेटिव शो हुआ। फॉल्स पॉजिटिव ये होता है कि एक्चुअली उस टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आना चाहिए था लेकिन वो कोई आर्टिफैक्ट ऐसे बने जिसकी वजह से हमें पॉजिटिव नज़र आया। कि फॉर एग्जांपल ट्यूमर था नहीं लेकिन हमें लगा ट्यूमर है। ये फॉल्स पॉजिटिव। अच्छा जी, हिस्टोलॉजी या हिस्टोपैथोलॉजी ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज फॉर डिजीज। जो हिस्टोलॉजी टर्म है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एनी फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। ठीक है जी, इसमें हिस्टो है जिसके पहले भी हमने बात की, वो टिश्यू है। लॉजी मीन स्टडी। ठीक है जी, एंड हिस्टोपैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज इन ह्यूमन बॉडी इट्स टिश्यूज एंड चेंजेस विच मूव टुवर्ड डिजीज। हिस्टोपैथोलॉजी और हिस्टोटेक्नोलॉजी, अब इन दो चीज़ों में क्या फ़र्क होगा। पैथोलॉजी स्टडी है और टेक्नोलॉजी वो तरीका है जो अडॉप्ट किया जाता है ना। हिस्टोटेक्नोलॉजी इज़ प्रोसेसिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ टिश्यूज़। हिस्टोटेक्नोलॉजी में हम टिश्यू की प्रोसेसिंग करते हैं और उसको प्रिपेयर करते हैं इन सच ए मैनर दैट इट कैन इनेबल ए सेटिस्फैक्ट्री स्टडी। इस तरह से उनको प्रिपेयर किया जाता है, उनको प्रोसेस किया जाता है कि एक सही रिजल्ट हमें मिल सके। ठीक है जी, ये histotechniques is also the branch of the biology concerned with demonstration of minute tissue structure in the disease। ठीक है जी, हिस्टोटेक्निक वो एक्चुअली ये टेक्निक है। हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी है और हिस्टोटेक्निक एक टेक्निक है जो टिश्यू को उस लेवल पे प्रिपेयर और प्रोसेस करती है ताकि उस पर हिस्टोपैथोलॉजी मुमकिन हो सके। अच्छा जी, बहुत सारी हिस्टोटेक्निक्स हैं वैसे, जिसमें जिसमें कि पैराफिन एम्बेडिंग है, पैरालोडीन बाइंडिंग है, एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी है, एफएनएसी हम इसको कहते हैं, फाइन नीडल
एस्पिरेशन साइटोलॉजी है, ग्राउंड सेक्शन है, फ्रोजन सेक्शन है, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री है, फ्लोरेसेंट टेक्निक्स हैं, टिश्यू माइक्रो एरे हैं, मॉलिक्यूलर टेक्निक्स हैं। इसमें से कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो हमने अपने सिलेबस में पढ़नी भी है और कुछ ऐसी हैं जो शामिल नहीं, तो वो हम नहीं पढ़ेंगे ना। अच्छा जी, लैब में हमें ये भी देखना चाहिए कि हम काम सेफ तरीके से कर रहे हो। सेफ तरीके से करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। लैब शुड बी वेल इल्यूमिनेटेड एंड वेल वेंटिलेटेड, उसमें हवा का निज़ाम और इल्यूमिनेशन अच्छी हो, वेल हो। जो वहाँ पे एसओपीज बनाए गए हैं, दिए गए हैं, उनको फॉलो भी किया जाए। रिगार्डिंग फार्मलीन, फार्मलीन ज़ाहिर है कोरोसिव केमिकल है, ठीक है। बाकी सारे वहाँ पे एसिड यूज़ होते हैं स्टोव में, वो भी डेंजरस हैं। ज़ाइलिन है, टालिन है। तो ये सारी चीज़ों को एज पर MSDS कहते हैं, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, कि कौन सा मटेरियल की सेफ्टी क्या है, उसके मुताबिक हमें काम करना चाहिए, ठीक है। और फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, उसकी गाइडलाइंस को भी हमने फॉलो करना होता है। टिश्यू को हमने काटना होता है, काटने के लिए हम स्कैल्पल यूज़ करते हैं या बाज़ का सीजर्स भी यूज़ करते हैं। तो उनकी क्वालिटी वगैरह भी हम देखते रहेंगे। जो इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी में, उसमें भी देखना है कि वो अपनी चीज़ें पूरी कर रहे हैं रिक्वायरमेंट के नहीं। जो फ्लेमेबल मटेरियल्स हैं, फॉर एग्जांपल एथेनॉल है, अल्कोहल, उसको भी हमने देखना है कि उसको बिल्कुल स्पेशल जो स्टोरेज कैबिनेट है उसमें रखा हुआ हो। ये जनरल लैब की सेफ्टी की बातें हैं, ठीक है। उसके अलावा फायर सेफ्टी भी देखते हैं कि जो है इक्विपमेंट जो है वो उसमें फायर एक्सटिंग्विशर हो, ब्लैंकेट्स हो सकते हैं, फायर अलार्म हो सकते हैं, आई वाश हो सकता है ना। और लैब के अंदर आप खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, स्मोक नहीं कर सकते, और डिस्पोजेबल ग्लव्स हमने प्रेफरेबली यूज़ करने हैं। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हमने रिपोर्ट भी करना है अपने मैनेजर को। अच्छा जी, सबसे पहले क्या होगा जी, टिश्यू रिसीव होगा। टिश्यू स्पेसिमेंस usually received in the surgical pathology laboratory having a request form. Along with that, lists the patient information and history along with the description of the site of the origin. टिश्यू जब लैब में रिसीव होता है ना, उसके साथ एक रिक्वेस्ट फॉर्म भी होता है जिसमें पेशेंट की हिस्ट्री लिखी होती है कि इसको क्या हुआ था, किस वजह से हमने ये टिश्यू को निकाला, और साथ में उसकी बाकी इंफॉर्मेशन भी दी होती है, और ये भी लिखा होता है कि किस जगह से ये सैंपल लिया गया है। अच्छा जी, जो सैंपल आता है उसको जिस तरह से लैब में बाकी सैंपल्स को नंबर लगते हैं, इस तरह से इनको भी एक नंबर लगेगा, ठीक है जी। जो कि फिर आगे हमें बताएगा कि ये नंबर का सैंपल इस पेशेंट का है। ये जी एक एग्जांपल है, ये जार देखें, जार के अंदर टिश्यू है और साथ में रिक्वेस्ट फॉर्म है। जैसे टिश्यू रिसीव हो गया तो अच्छा बेटा, जो CR GR है दोनों क्लासेस के, वो स्नैपशॉट भी ले लें अपनी अपनी क्लास के। मुझे आपने एब्सेंट या प्रेजेंट लोगों की लिस्ट भी भेजनी है ना अटेंडेंस लगाने के लिए। अच्छा जी, ग्रॉसिंग में सबसे पहले टिश्यू को हमने ग्रॉस एग्जामिनेशन करना है और उसको काटना है, उसके सेक्शन बनाने हैं जो टिश्यू हमें रिसीव हुआ। टिश्यूज रिमूव फ्रॉम द बॉडी फॉर डायग्नोसिस अराइव विद द पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है जी। एग्जामिन्ड बाय पैथोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिस्ट इसको एग्जामिन करता है। इसमें ग्रॉस एग्जामिनेशन में होता है क्या है कि वी डिस्क्राइब द स्पेसिमेन ग्रॉसली एंड प्लेसिंग ऑल इट्स पार्ट्स इनटू ए स्मॉल प्लास्टिक केसेट। उसके हम सेक्शन लेते हैं और प्लास्टिक की केसेट होती है जिसके अंदर हम रखते हैं टिश्यू को ना, आगे प्रोसेस करने के लिए इसको मुख्तलिफ केमिकल से गुजारना होता है। तो वो केसेट जो है ना, उसके अंदर होल्स होते हैं। टिश्यू को सेक्शन लेके केसेट के अंदर रख देते हैं और फिर उसको मुख्तलिफ केमिकल से गुजारते हैं ताकि प्रोसेसिंग कर सके। सबसे पहले केसेट को हम रखते हैं फिक्सेटिव में, तो जिसमें फिक्सेटिव होता है वो टिश्यू को फिक्स करता है। फिक्सेटिव क्या है, कैसे है, वो भी हम आगे देखेंगे ना। टिश्यू को फिक्स करता है वो।
अगर टिश्यू छोटा है और किसी जगह पे मैलिग्नेंसी भी हमें नजर आ रही है कि अच्छा ये जगह हमें मैलिग्नेंट नजर आ रही है ना, ग्रॉसली विजिबल नेकेड आई से देख के, तो फिर स्पेसिमन को वहां से इंक लगा के मार्क कर दिया जाता है मार्जिन्स को, ताकि हमें पता हो कि कैंसर यहाँ तक है, इससे फैला नहीं हुआ ना। और अगर ज्यादा तरह के कैंसर लग रहे हैं तो फिर मुख्तलिफ कलर की जो मार्कर्स वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, एक ये रूलर है, ठीक है, सेंटीमीटर्स में, और एक ये रूलर है, ठीक है जी। ये पड़ा हुआ है टिश्यू, इसको मेजर वगैरह भी कर लेते हैं, ठीक है जी। अब लिखा भी हुआ है कि डिपार्टमेंट ऑफ ओरल पैथोलॉजी से ये टिश्यू आया है। ये बंदे का नाम था, एज, जेंडर, उसका ओपीडी नंबर, बायोप्सी नंबर, ठीक है जी। और उसमें डायग्नोसिस जो डॉक्टर ने किया, जो सर्जन ने किया, वो कहता है कि म्यूकोसील उसको लग रही है ना, बहरहाल उसने टिश्यू निकाल के हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेज दिया कि इसको मजीद टेस्ट किया जाए। तो इस तरह से हम इसको लेबल भी कर लेते हैं और मेजर भी कर लेते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ये एक टिश्यू आया, इसके हमने इस तरह से सेक्शंस किए और इस केसेट में डालना है, ठीक है। इस केसेट में आगे ये प्रोसेसिंग होगी। अब देखते हैं कि कौन कौन से बात इक्विपमेंट्स यूज होते हैं ना लैब के अंदर फॉर हिस्टोपैथोलॉजी। एक है ये वुडन स्पैचुलास, जिस तरह से आइसक्रीम खाने वाले नहीं आपने देखे होंगे, वो जरा उनकी शेप डिफरेंट होती है, लेकिन है वो भी वुडन स्पैचुला ना, ये भी वुडन स्पैचुला यूज होते हैं फॉर हिस्टोपैथोलॉजी। ये ओवन है जिसमें हम पैराफिन के लिए रख सकते हैं ब्लॉक्स को। इसको हम हॉट प्लेट भी कह सकते हैं, स्लाइड वार्मर ही कह सकते हैं ना। ये स्लाइड को वार्म करता है ताकि इसके ऊपर जो पैराफिन है वो पिघल सके। सर जी जी। सर वो जैसे जूम पे हम पार्टिसिपेंट पे क्लिक करते हैं तो वो पूरी लिस्ट शो हो जाती है स्नैप्स के लिए, इधर नहीं हो रही। अच्छा, आपको शो होनी चाहिए पार्टिसिपेंट्स वाली जगह, आपको मिल गई है, जी टैब सर। मिल गई है जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स लिखा हुआ है, जी सर। आपको नहीं शो हो रहे? नो सर। आपको बस अपना आप और प्रेजेंटर शो हो रहा है ऐसे? जी सर, वो नीचे हॉरिजॉन्टली तो शो हो रहे हैं लेकिन वो लिस्ट पूरी बन के आती थी ना उधर स्नैप्स। नहीं नहीं, लिस्ट मैं साइड पे आ ले रही है ना, लेती हूँ, मैं ले लिस्ट लेती हूँ, साइड मुझे पे शो आ रही हो रहे हैं सारे। है। जी जी। ठीक है, आप ले लें। अच्छा, वो 9 मेन स्क्रीन पे आ रहे हैं, बाकी सारे साइड पे नजर आते हैं ना। साथ आप देखें, मजे की बात, स्नैपशॉट लेने की जरूरत नहीं, डाउनलोड अटेंडेंस लिस्ट भी लिखा होगा, तो आप वैसे लिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, ये है माइक्रोटोम। ये टिश्यू को बारीक सेक्शन में काटने के लिए इस्तेमाल होता है, माइक्रोमीटर पे। 5 माइक्रोमीटर के आमतौर पे हम हिस्टो का सेक्शन लेते हैं ना, तो ये माइक्रोटोम टिश्यू को काटने के लिए इस्तेमाल होता है 5 माइक्रोमीटर पे। ये जी फ्लोटिंग वाटर बाथ, इसके अंदर पानी रखते हैं, उसके ऊपर हम सेक्शन को रखते हैं ताकि वो स्ट्रेट हो जाए। ये कपलिन जार है जो स्टेनिंग, स्लाइड की स्टेनिंग के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जार है जिसमें हम मल्टीपल स्लाइड्स एक ही वक्त में रख सकते हैं। स्लाइड ट्रे है जिसमें हम स्लाइड्स जो है स्टेन करके या स्टेन करने से पहले रख सकते हैं उनको मूव करने के लिए। ये स्लाइड कैरियर है, ये सीधी स्लाइड इसमें खड़ी हो जाती है, इसको हम मूव कर सकते हैं ताकि इससे पानी भी ड्रेन हो जाता है और आपस में टच भी नहीं होती। ये है जी ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर। यही हिस्टोपैथोलॉजी का काम हम मैनुअली भी कर सकते हैं, और मैनुअली नहीं हमने करना तो ये टिश्यू प्रोसेसर है जो ऑटोमेटिक है। इसमें मुख्तलिफ जार्स में मुख्तलिफ केमिकल्स पड़े होते हैं, और ये टिश्यू ऐसा ऐसा टाइम के हिसाब से घूमता घुमाता अपने प्रोसेस को कंप्लीट करता है। प्रोसेसिंग दो तरह के हैं, एक है ऑटोमेटेड मेथड और दूसरा मैनुअल प्रोसेसिंग। आप लोगों को समझ आ रही है और मेरी आवाज़ आ रही है, ये दोनों चीज़ें बता दें। Yes, sir. Yes, Yes, sir, आ रही जी है। सर, आ रही है। जी, प्रोसेसिंग क्या हुई, दो तरह की हुई, ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग और
मैनुअल प्रोसेसिंग। कोई भी जो लैब का काम है उसमें दो ही चीजें हैं, या मैनुअल है या ऑटोमेटेड है, या दरमियान में बाज़ औक़ात आ जाता है सेमी ऑटोमेटेड। ठीक है, ये स्लाइड जो यूज होती है। माइक्रोस्कोप ये भी आपने देखी हुई होगी। अच्छा जी, ये स्टेप्स हैं जो इसमें टिश्यू प्रोसेसिंग के स्टेप्स जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है जी। फिक्सेशन के बाद है डीकैल्सिफिकेशन। डीकैल्सिफिकेशन में क्या है कि इफ रिक्वायर्ड, डीकैल्सिफिकेशन होती है बोन्स की। अगर बोन होगी तो उसको हमने सॉफ्ट करना है ना, टिश्यू पहले ही सॉफ्ट होता है, उसको हमने सॉफ्ट नहीं करना आता। ठीक है, अगर ठीक है जी, इफ ये स्टेप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये फिक्सेशन होगा, फिक्सेशन के बाद डिहाइड्रेशन, फिर क्लियरिंग होगा, फिर एम्बेडिंग होगा, फिर सेक्शनिंग होगा, फिर माउंटिंग होगा, फिर स्टेनिंग होगा, और एंड पे माइक्रोस्कोपी होगी ना। ठीक है जी, ये स्टेप्स हैं जो हम जिसके जरिए से हम टिश्यू प्रोसेसिंग करते हैं। 9 स्टेप्स, जिसमें से डीकैल्सिफिकेशन तब होगा अगर बोन है, और अगर बोन नहीं है तो फिर ये डीकैल्सिफिकेशन वाला स्टेप स्किप हो जाएगा। बाकी सारे स्टेप होने ही होने हैं। फिक्सेशन, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, एम्बेडिंग, सेक्शनिंग, माउंटिंग, स्टेनिंग और माइक्रोस्कोपी। अच्छा जी, फिक्सेशन थोड़ा सा पढ़ लें मेरा ख्याल आगे। फिक्सेशन पढ़ लें आगे थोड़ा सा। जी जी सर। पढ़ लें। Okay. Fixation is a process by which constituents of the cells and tissues are fixed in a chemical so that they will withstand the treatment with various reagents with minimum loss or decomposition। ठीक है जी, ये कंप्रीहेंसिव टर्म है, इसको हम दोबारा से ज़रा देख लें कि फिक्सेशन एक प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सेल्स और टिश्यूज के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को फिक्स करते हैं, सेव कर लेते हैं, उनको उसी कंडीशन पे रोक लेते हैं यूजिंग ए केमिकल, किसी भी केमिकल को इस्तेमाल करते हुए। किस लिए रोकते हैं? क्योंकि आगे हमने उसकी करनी है फर्दर ट्रीटमेंट बाय वेरियस रिएजेंट्स। तो जब उसकी ट्रीटमेंट करनी है तो कहीं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स लूज ना हो जाए ना, या डैमेज ना हो जाए, तो उसको इस लॉस को रोकने के लिए और टिश्यू की डीकम्पोजिशन रोकने के लिए हमने उसको एक केमिकल के जरिए से फिक्स कर लेते हैं ताकि वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में सेव रहे, कायम रहे। ठीक है जी। तो फिक्सेशन क्या है जी? इट प्रिवेंट्स अटॉलसिस ऑफ द टिश्यू। टिश्यू देखो ना, जैसे टिश्यू अगर ओपन पड़ा हुआ होगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुद से ऑटोलाइज हो जाता है, बैक्टीरिया एक्शन करते हैं और डीकम्पोज होता जाता है ना टिश्यू। अगर डॉक्टर ने सैंपल लिया है और लैब में फॉर्मलिन डाल के नहीं भेजा जो कि फिक्सेटिव है, तो टिश्यू आहिस्ता आहिस्ता ऑटोलाइज हो जाएगा। इसलिए टिश्यू को फिक्स करके भेजते हैं ताकि वो अपनी कंडीशन पे कायम रहे। अच्छा जी, फिक्सेशन इज टू प्रिवेंट अटॉलसिस एंड बैक्टीरियल अटैक, कि जो बैक्टीरिया पुट्रीफाई करते हैं टिश्यू को, उससे रोका जा सकते, टिश्यू की अटॉलसिस ना हो। और दूसरी वजह क्या है? टू फिक्स द टिश्यूज सो दैट दे विल नॉट चेंज देयर वॉल्यूम एंड शेप ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। एक मकसद था कि टिश्यू को डीकम्पोज होने से रोका जाए, दूसरा मकसद यह है कि टिश्यू को उसकी उसी स्टेट में रोक लिया जाए ताकि वो अपना वॉल्यूम भी बरकरार रखे और अपनी शेप भी बरकरार रखे। तीसरी रिक्वायरमेंट या तीसरी ज़रूरत हमें ये थी कि टू प्रिवेंट द टिश्यूज एंड लीव इट इन ए कंडीशन विच अलाउज क्लियर स्टेनिंग ऑफ द सेक्शन। फिर ये हम चाहते हैं कि टिश्यू को हमने फिक्स तो कर लिया, लेकिन वो इस कंडीशन में फिक्स होना चाहिए कि उसकी स्टेनिंग भी आगे हो सके, क्योंकि हम तो ऑर्गेनेलीज जो है वो स्टेनिंग करके देखेंगे ना, तो ये भी एक ज़रूरत थी अच्छी फिक्सेशन की।
फिर एक और नीड थी, टू लीव द टिश्यू एज क्लोज एज देयर लिविंग स्टेट एज पॉसिबल, क्योंकि टिश्यू अब तो बॉडी से निकल आया हुआ है, लिविंग नहीं रहा, लेकिन उसको उसी तरह से प्रिजर्व कर लिया जाता है ताकि वो उसी कंडीशन में हमें नजर आए ना। ठीक है, और इवन जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, जो अंदर स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, वो सारे हमें ठीक नजर आए। Fixation is coming by reaction between the fixative and protein which forms a gel। ठीक है जी, फिक्सेटिव जो है वो प्रोटीन के साथ रिएक्शन करता है जिसकी सूरत में एक जेल बनती है, और जेल से वो हर चीज अपनी अपनी जगह पे कायम रह जाती है। फिक्सेशन बहुत सारा तरह की होती है और फिक्सेटिव्स भी बहुत तरह के हैं। फिक्सेशन मेथड है जिससे फिक्स किया जाता है, और फिक्सेटिव वो केमिकल हैं जो फिक्स करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। टाइप्स ऑफ फिक्सेशन में क्या है, इमर्ज कर दिया जाए, परफ्यूज कर दिया जाए, उसमें इंटर करा दिया जाए फिक्सेटिव को, वेपर फिक्सेशन है, स्प्रे कर दी जाए, फ्रीज फिक्सेशन है, माइक्रोवेव फिक्सेशन है। ये सारी फिक्सेशन के तरीके हैं ना। और फिक्सेटिव मुख्तलिफ तरह के फिक्सेटिव केमिकल्स भी हैं जिसमें एल्डिहाइड्स भी हैं, मर्क्यूरियल्स भी हैं, अल्कोहल्स हैं, पिक्टेट्स हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। ये सारे टाइप के केमिकल्स हैं जो फिक्सेटिव का काम करते हैं, फिक्स कर सकते हैं टिश्यूज को ना। सबसे कॉमन यूज लैब के अंदर जो फिक्सेटिव है वो फॉर्मलिन है, फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन। ठीक है जी। अच्छा जी, फिक्सेशन करती क्या है, इट इनहिबिट्स द ऑटोलिसिस को रोक देती है, हार्डन्स टिश्यू को हार्डन भी करती है थोड़ा सा ताकि उसको काटा जा सके। जो उसके अंदर कोलाइड मटेरियल है उसको सॉलिडिफाई कर देती है। फिर ये है कि उसकी ऑप्टिकल डिफरेंशिएशन कर जाती है कि मुख्तलिफ टिश्यूज सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं वो हमें सही क्लियर नजर आते हैं। स्टेनिंग जो है वो इनहेंस करती है, अच्छा फिक्सेटिव होगा तो स्टेनिंग अच्छी होगी। मटेरियल जो लॉस होना होता है ड्यूरिंग फिक्सेशन उसको रोकती है, टिश्यू को श्रिंक होने से रोकती है। और ये इसके अपोजिट भी कर सकता है ना, अगर फिक्सेटिव अच्छा नहीं होगा तो टिश्यू श्रिंक हो जाएगा, अगर फिक्सेटिव अच्छा नहीं होगा तो हो सकता है उसके अंदर से कुछ मटेरियल का लॉस हो जाए, स्टेनिंग ठीक ना हो। ये इसके अपोजिट भी हो जाता है। ठीक हो गया जी। अब फैक्टर्स यहाँ से हम कल शुरू करेंगे कि फैक्टर कौन से इफेक्ट करते हैं, बल्कि ठीक है ये भी स्लाइड आप देख लेंगे, चलो आपको अंदाजा होगा कौन से फैक्टर हैं, बाकी इनको आगे फिर देख लेंगे ना। कि बफर और पीएच, पीएच क्या है टिश्यू की, जब फिक्सेटिव डाला गया या फिक्सेटिव डालने के बाद क्या पीएच हुई, वो भी फिक्सेशन को इफेक्ट करेगी। टेम्परेचर कितना है ये भी इस चीज़ पे इफेक्ट कर सकता है। किसी फिक्सेटिव की टिश्यू के अंदर पेनिट्रेशन कैपेसिटी कितनी है, वो कितना उसके अंदर पेनिट्रेट कर सकता है, ये भी इफेक्ट करेगा। वॉल्यूम कितना है टिश्यू का, कितना वॉल्यूम है, फिक्सेटिव कितना है, ये भी इफेक्ट करेगा। एजिटेट किया गया है, हिलाया जुलाया गया है, तो फिर ज़ाहिर है अच्छी फिक्सेशन हो जाती है, हिलाया जुलाया ना जाए तो कम फिक्सेशन होगी। फिर जो फिक्सेशन सोल्यूशन है उसकी ओस्मोलैरिटी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ फिक्सेशन जो फिक्सेटिव है उसकी कंसंट्रेशन कितनी थी फ्लूइड के अंदर, और ड्यूरेशन कितना टाइम दिया गया कि टिश्यू को फिक्स हो जाए। जी यहाँ तक क्लियर है सब? यस सर। यस सर। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। अच्छा जी, पार्टिसिपेंट्स है हमारे पास 60, लेकिन एक्चुअली होने चाहिए ये 120। बाकी किधर है, बाकी लोग किधर है? बाकी लोग सर नहीं वो अटेंड टाइम कर का रहे? नहीं पता होता क्लास के। नहीं, टाइम हमने एक ही रखा हुआ है, एक ही टाइम रखा हुआ है। सर जिस टीचर ने सर क्लास रोज इसी टाइम में हुई। पहले